हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक क्या है कि विद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में अंतर। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि विद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं और उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में फटाफट बात करते हैं कि इन दोनों यौगिकों में मतलब विद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में मुख्य अंतर क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन दोनों यौगिकों के मुख्य अंतर की चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इन दोनों यौगिकों के बीच जो पहला अंतर है वह क्या है कि विद्युत संयोजी यौगिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। मतलब जितने भी विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। इसके विपरीत सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा हम लोग उसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, ये देखिए सोडियम हो गया और ये उसका बगल में क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, बाहरी कक्षा में उसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 17 होता है, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है, 2 8 7, तो बाहरी कक्षा में 7 हो गया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो जब इन दोनों का बीच बंधन बनेगा तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके चल जाएगा क्लोरीन में। अब इससे होगा क्या, तो इससे होगा क्या कि सोडियम आयन बनेगा और क्लोरीन आयन बनेगा। और सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के परस्पर संयोग करने से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यही है कि इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण, मतलब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम में चला जाएगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं सहसंयोजक यौगिक की, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये हमारा हो गया कार्बन। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करके मीथेन बनाते हैं, मतलब CH4 बनाते हैं, तो कैसे बनता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, 2 और 4, उसके बाह्यतम कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये हो गया 4। अब क्या होगा, अब 4 हाइड्रोजन इसके पास आएंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और ये हो गया 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन चाहता है हीलियम के जैसा संरचना प्राप्त करना, तो क्या होगा, हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन को अपने लिए ले लेगा, ये इधर से भी 1 इलेक्ट्रॉन ये अपने लिए ले लेगा, इधर से भी 1 इलेक्ट्रॉन ये अपने लिए ले लेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन जो लास्ट है ये भी अपने लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो जब कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये कार्बन भी सभी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को अपने उपयोग के लिए सभी से ले लेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का जहाँ पर युग्म देख रहे हैं, जोड़ा देख रहे हैं, वास्तव में ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, 1 हाइड्रोजन का है और ये इसका दोनों उपयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे का साझेदारी किए, शेयरिंग किए। और हम इसको अगर एक बंधन के रूप में दिखाएंगे, स्ट्रक्चर के रूप में, तो हम दिखा सकते हैं C, इधर से 1 H, यहाँ से 1 H, यहाँ से 1 H और अंत में इधर से भी 1 H, CH4 का निर्माण हो गया। तो इस तरह से मुख्य अंतर होगा कि विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनते हैं और सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरा अंतर। अब देखिए मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं दूसरा अंतर है कि विद्युत संयोजी यौगिक आयनों से बने होते हैं जबकि सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बने होते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड, तो जब सोडियम क्लोराइड बना था तो ये किससे बना था, तो यह बना था सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से। तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के परस्पर मिलने से सोडियम क्लोराइड बना था, मतलब ये आयनों से बनते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं CH4 का, मीथेन का, तो CH4 जब बनता है तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है और इसमें किसी प्रकार का आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है।
ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरे अंतर का। अब देखिए तीसरा अंतर क्या है कि विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वह क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, मतलब लगभग जितने भी विद्युत संयोजी यौगिक हैं सभी सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टल बनता है, एक संरचना बनता है। लेकिन सहसंयोजक यौगिक प्रायः ठोस या द्रव होते हैं, या ये भी कहें कि ये गैस के रूप में भी पाए जाते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वह ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। अगला अंतर हम लोग देखते हैं। हमारा अगला अंतर है कि विद्युत संयोजी यौगिक के जो द्रवणांक और कवथनांक होते हैं वह काफ़ी उच्च होते हैं, हाई होते हैं, लेकिन सहसंयोजी यौगिक के द्रवणांक और कवथनांक जो होते हैं वह निम्न होते हैं, मतलब इनको तुरंत गर्म किया जा सकता है। और जबकि विद्युत संयोजी यौगिक को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म होने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर इनको पिघलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब चलिए हम लोग अगला अंतर पर आते हैं। हमारा अगला अंतर क्या है कि विद्युत संयोजी यौगिक प्रायः जल में विलय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। और इधर क्या है, सहसंयोजक में देखिए आप देख सकते हैं इसका जस्ट विपरीत है। तो सहसंयोजक यौगिक जल में अविलय होते हैं किंतु कार्बनिक विलायकों में ये विलय होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अंतर क्या होगा कि जितना भी विद्युत संयोजी यौगिक हैं लगभग सभी जल में अविलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में वो विलय नहीं होते हैं। लेकिन सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वह जल में अविलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में वे विलय होते हैं। अगला अंतर देखिए, छठा अंतर। तो विद्युत अपघटन करने पर विद्युत संयोजी यौगिक आसानी से विघटित हो जाते हैं, लेकिन सहसंयोजी यौगिक को आसानी से विद्युत अपघटन नहीं कर सकते हैं। विद्युत अपघटन क्या होता है कि अगर हम कोई विलयन लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक विलयन लिया और इस विलयन को हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे, एक प्लस एक माइनस। तो अगर यह आयनों में टूट जाए, तो हम लोग कहते हैं इसका विद्युत अपघटन हुआ। तो जैसे जब हम लोग सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो Na+ और Cl- बनता है और फिर यहाँ से सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। लेकिन सहसंयोजी यौगिक का आसानी से विद्युत अपघटन नहीं होता है। अगर हम लोग मीथेन का विद्युत अपघटन करना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। सातवां अंतर हम देखते हैं अगला। तो सातवां अंतर देखिए, ठोस अवस्था में जो होते हैं विद्युत संयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय अवस्था में, द्रवित अवस्था में यह विद्युत के सुचालक होते हैं। और इसके विपरीत सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो या जलीय अवस्था में। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, हैंडराइटिंग पर मत जाइएगा। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इसका एक्सेप्शन है अथवा अपवाद है। अगला अंतर देखिए, विलयन में विद्युत संयोजी यौगिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, काफ़ी फास्ट रिएक्शन करते हैं, लेकिन सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो विलयन में बहुत धीमे धीमे अभिक्रिया करते हैं, बहुत धीमे धीमे अभिक्रिया करते हैं। तो ये थे कुछ मुख्य अंतर विद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक के बीच में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है और आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को अगले लेवल तक ले जा सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।